आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नरुका ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार मेरे दोस्तों, हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियदीप सिंह नरुका और नरुका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका प्यारा सा दोस्त आज आपके लिए लेकर आया है हिंदी का एक बिल्कुल अच्छा सा चैप्टर का नाम है बूढ़ी काकी। क्या है फ्रेंड्स चैप्टर का नाम? बूढ़ी काकी। जो चैप्टर बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बूढ़ी काकी का जो चैप्टर है, इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि चैप्टर में है क्या। तो चलिए इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। वृद्धावस्था में जीवन का वह अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण खाने लगता है। मतलब कि जो वृद्धावस्था है वो जीवन का ऐसा अंतिम पड़ाव है जब जो व्यक्ति है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण खोने लगता है। कौन खोने लगता है? वृद्धावस्था में जो है। जैसे ही आज इस चैप्टर में क्या है? बूढ़ी काकी। कौन है बूढ़ी काकी? जो वृद्ध है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय और कोई इच्छा शेष न थी। जब बाजार में कोई वस्तु आती और उन्हें न दी जाती तो वे बच्चों के समान जोर जोर से रोने लगती। भतीजे के घर में भरपेट भोजन के लिए तरसती थी। कभी जाने अनजाने ऐसे वृद्धजनों का अपमान हो जाने से सदाचारी प्रवृत्ति के लोगों की अंतरात्मा क्या है फ्रेंड्स? अंतरात्मा कांप उठती है। मनोभावों में कुशल चतेरे मुंशी प्रेमचंद ने मानवीय आचरण और सद्व्यवहार की इस कहानी को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब कि फ्रेंड्स, जो बूढ़ी काकी है इस चैप्टर में जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में क्या है? इन बूढ़ी काकी के बारे में यह बताया गया है कि ये वृद्धावस्था में है और क्या है, और ये अपने भतीजे के घर रहती है और उसके साथ साथ भतीजे के घर खाना न मिलने से बच्चों की तरह जोर जोर से रोती है। और बिल्कुल जैसे वृद्धावस्था में जो व्यक्ति है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण खोने लगता है, वैसे ही ये भी इस कहानी में यही चीज़ आपको यहीं पर मिलेगी। चलिए अब पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? जिसे आप स्वयं पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए, ये कहा कन्फ्यूशियस ने। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त बीत चुका था। किनके पति? बूढ़ी काकी के। किनके? बूढ़ी काकी के पति। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। तरुण मतलब कि बेटे, तरुण मतलब आप कह सकते हैं कि जवान, युवा कह सकते हैं, युवा। तो बेटे युवा हो के जवान होकर चल बसे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। जो बूढ़ी काकी है उनके लिए बस एक भतीजे के लिए और कोई भी न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। किसने लिख दी? बूढ़ी काकी ने उनके भतीजे के नाम लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए कि मैं आपके ऐसा करूँगा, आपको बिल्कुल अच्छे से रखूँगा, ऐसा उसने लंबे चौड़े मतलब वादे किए। किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जी बाग थे। मतलब कि मेरे दोस्तों, सब्जी बाग मतलब झूठे सपने, बिल्कुल झूठे सपने दिखाए थे। मतलब पहले जब बूढ़ी काकी के मतलब पतिदेव मर गए थे, बेटे चल बसे थे, तब उनके
बूढ़ी काकी जी के लिए और कौन बताया, जो उनका भतीजा था वही बच्चा था ना उनके लिए। तो उन्होंने उनकी सारी संपत्ति लिखवा दी। क्या कर दी? उनकी सारी संपत्ति लिखवा दी। फिर क्या हुआ, जो भतीजा है उसने खूब लंबे लंबे चौड़े वादे किए कि मैं आपके ऐसे करूँगा, आपको बिल्कुल अच्छे से रखूँगा। तो ऐसे लंबे चौड़े वादे किए और वे सारे वादे बिल्कुल कुली डिपो के समान, मतलब आप कह सकते हैं सारे झूठे वादे थे। वो बस दिखावे के लिए थी कि जब तक भतीजे को संपत्ति नहीं मिल जाए उनकी, जब तक वो ऐसे ही करेगा फिर बूढ़ी काकी को परेशान करेगा। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में 150 रुपये, 200 रुपये भी बहुत होते थे। तो वहाँ पर बूढ़ी काकी की कितनी आय थी? वार्षिक आय, मतलब पूरे वर्ष में बूढ़ी काकी को 200 रुपये से कम न थी, मतलब इतने रुपए उनको मिलते थे पूरे वर्ष में। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन बड़ी कठिनाई से मिलता था। इनमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम, कौन उनका जो भतीजा है उसका क्या नाम है दोस्तों? पंडित बुद्धिराम। क्या है? पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा, यानी कि पंडित बुद्धिराम है जो उनके भतीजे हैं, उनकी पत्नी रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चैप्टर में क्या है? बुद्धिराम कभी कभी विचारते कि इसी संपत्ति के कारण वे इस बेल मानुष बने बैठे, मतलब इसी संपत्ति के लिए जो वार्षिक आय थी बूढ़ी काकी की 250 रुपये, तो उन्हीं की वजह से ये इतने भले मानुष बैठे हुए, मतलब कि भले मानुष मतलब बिल्कुल अच्छे से, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसे ये बैठे हैं। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। क्या फ्रेंड? यह है, यहाँ तक कि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता, कौन भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती कि खाना नहीं मिला, मतलब रो पड़ती थी ना वो, उनको खाना नहीं मिलता था। तो वे आग बबूला हो जाते। कौन हो जाते? उनके भतीजे और कोई भी हो, मतलब होते, मान लो कोई भी भोला आदमी है, तो अगर उस टाइम जो बूढ़ी काकी वो अपना राग अलापने लगती तो वो भी आदमी दुखी हो जाए, मतलब कि वो आदमी भी आग बबूला हो जाए, उसको क्रोध आ जाए। ओके, क्रोध आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी की ओर सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख मार कर रोती। परंतु मेरे दोस्तों, एक बात प्रसिद्ध थी कि काकी केवल खाना खाने के लिए ही रोती और किसी के लिए नहीं रोती। मेरे दोस्तों, जब माता पिता ही बूढ़ी काकी से ऐसा व्यवहार करते तो जो उनके जो बच्चे हैं वो उन पर कोई चुटकी काट कर भागता और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। आगे देखते हैं, काकी चीख मार कर रोती है। फिर दोस्तों, एतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। मतलब मेरे दोस्तों, वो इतनी दुखी थी लेकिन कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता था, सब उनको सताया करते थे। यहाँ पर इस देखिए, ये है पंडित बुद्धिराम, यहाँ पर ये है उनकी अर्धांगिनी रूपा और ये है बूढ़ी काकी। देखिए, इनको खाना न मिलता तो ये बूढ़ी काकी अपना राग अलापने लगती। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती, मतलब अब देखिए उनको गुस्सा आता था और बच्चे भी नहीं मानते तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, यानी कि पूरे परिवार में अगर काकी को किसी से प्रेम था तो किससे था? पंडित बुद्धिराम की छोटी बेटी। किससे? आगे यहाँ पर
पंडित बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। कौन थी? पंडित बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। कौन है फ्रेंड्स लाडली? इस नाम को ध्यान रखना है, लाडली। ठीक है, आगे देखते हैं। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रक्षागार मतलब सुरक्षित स्थान था। और आगे क्या है? यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। मतलब जो लाडली थी वो काकी की शरण में रहती थी कि मुझे कोई नहीं डांटता, लेकिन जब रूपा या फिर पंडित बुद्धिराम देखते तो डांटते उनको, क्योंकि अब वो बूढ़ी काकी को सब सताया करते थे ना फ्रेंड्स, तो सब डांटते थे और बूढ़ी काकी रोती थी। तो यही इस चैप्टर में हमें बताया गया है। बहुत बड़ा चैप्टर है, ओके, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है फ्रेंड्स। आगे तथापि भाइयों के अन्याय से यह कहीं अधिक सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण लगाया। अब मेरे दोस्तों, लोलुपता मतलब लचीलापन क्या है? लालचीलापन क्या जाता था? लालचीलापन। रात का समय था। किसका समय था मेरे दोस्तों? रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी। क्या था मेरे दोस्तों? रात का समय था और जो बुद्धिराम है उसके द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी। गाँव के बच्चों में झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने रसावदन कर रहा था। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना प्रतिष्ठा में अनुकूलित समझते थे। आज बुद्धिराम के, अब ये शहनाइयाँ क्यों बज रही है रात को, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। क्या आया है? तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर में भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे दिन अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक मेरे दोस्तों, शुद्धावर्धक मतलब भूख बढ़ाने वाली सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। मतलब कि दोस्तों, जो बूढ़ी काकी वो बैठी थी कि खाने में पकौड़ियाँ बन रही थी, कचौड़ियाँ बन रही होगी, अच्छी होगी, बिल्कुल रसीली होगी, एकदम खाऊंगी, अच्छे से खाऊंगी। तो ऐसे ऐसे वो सोच रही थी मेरे दोस्तों। वह मन में ही विचार कर रही थी कि संभवतः उन्हें पूड़ियाँ न मिलेगी। क्या न मिलेगी? इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मेरे दोस्तों, अभी तो भोजन बना ही नहीं, लेकिन अब वो तो वृद्धावस्था में थी तो उनको तो भूख जल्दी ही लगती थी। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, उनके लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन क्या है मेरे दोस्तों? परंतु अपशकुन सोचकर वे रो न सकी कि नहीं, रोऊंगी नहीं। आज मेरे भतीजे के बेटे मुखराम, मतलब जो मुखराम है, उसका तिलक आया और मैं रोऊंगी नहीं। तो ऐसा वो सोच रही थी कि अपशगुन हो जाएगा, मैं रोऊंगी नहीं। आगे देखते हैं। आहा, कैसे सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर रहे उन्हें रोना आया। क्या आया दोस्तों? उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, यानी कि फिर चुप बैठ गई, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या होता है। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखमय विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुँह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी
नहीं आई। ये कौन सोच रही है? ये सोच रही है बूढ़ी काकी। अब बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। यह पूड़ी मिलती ही जरा हाथ में लेकर देखती। अगर पूड़ी मिलती तो जरा थोड़ी सी हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बेटू पूड़ियाँ छन कर तैयार होगी। कड़ा में गरम गरम निकल कर थाल में रखी जाती होगी। फूल घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू उकड़ू बैठकर, मतलब कि उकड़ू बैठते हैं ना, बिल्कुल हाथों के सहारे चलते हैं, तो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरती और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न मतलब मेरे दोस्तों मतलब परेशान हो रही थी। कोई कह रहा था ये दो ये दो, कोई कह रहा था ये दो, तो वो उद्विग्न हो रही थी। आगे देखते हैं। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? विलंब मतलब कितनी देर है, कितनी देरी है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई थी, झुलसती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। मतलब क्रोध न आता उसको, क्रोध आ ही नहीं सकता था क्योंकि काम ही बहुत था, तो काम में ही बिजी थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंक जाती, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। अब ऐसा होता है ना मेरे दोस्तों, कहीं पर शादी होती है और पूरा काम अपन पे होता है और कोई उसके पास बैठा है तो अपन को एकदम से गुस्सा आ जाता है ना फ्रेंड्स उसने काम में। तो इसका भी ध्यान नहीं रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई थी, मन में क्या कहेगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया है। अरे मेरे दोस्तों, मेहमानों ने नया भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक देर नहीं हो सकता। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर में लोग खाना खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई है, मेहमान खाने लगे हैं। स्त्रियों में जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों
के नाई और सेवगण भी उसी मंडली के साथ परंतु किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सब खाना न खा चुके तब तक कोई नहीं खा सकता था। और बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। पश्चाताप मतलब वो मतलब सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसे कहते हैं पश्चाताप कर रही थी, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, मतलब कि बूढ़ी काकी को रूपा पर क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्हें अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। सच ही तो है, अरे मेरे दोस्तों, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी रहा नहीं गया मेरे दोस्तों। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर खुबास बड़ी धैर्य प्रेक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पतले बिछ गई होगी, मतलब उनके मन में आता होगा कि अब तो पतले बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, मतलब लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा था, मतलब गाना वाले को जेवनार कहते हैं, तो जेवनार गाना गा रहा था। यह विचार कर वे मन में बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि गीत गाते गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेगी। यह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गई, फिर से तैयार हो गए। पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी, यह विचार उनकी स्वादेंद्रियों में गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूबे बांध, पहले तरकारी की पूड़ियाँ खाऊंगी, मतलब पहले मैं तरकारी की पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मसालेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग कर खाऊंगी। क्या करूंगी? मैं मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि विचार नहीं, कहाँ करे। इतनी देर इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। तो ये बूढ़ी काकी अपने मन में ही कह रही है। वह वैसे ही उकड़ू बैठकर जैसे पहले गई थी, उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा में उन्हें पुराते स्वभाव में अनुसरण समय की मिथ्या कल्पना की थी कि मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई है। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ झूठी जाती, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची, है ना। जब लोग मेहमान खाना खा रही थी, कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम जो उनके भतीजे हैं, काकी को देखते ही क्रोध आ गया उनको कि अभी तो मेहमान ही नहीं खाए तो बूढ़ी काकी कैसे खा सकती। मतलब सच ही तो है, जब तक घर वाले मेहमान नहीं खाएंगे, जब तक घर वाले कैसे खाएंगे। तो पहले ही अब वृद्धावस्था में थी तो उनको भूख जल्दी लगी थी, तो फिर क्या हुआ,
पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिला उठे, मतलब उनको क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध आ गया उनको अब तो। फिर आगे देखते हैं, आगे पूड़ियों के थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपककर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भी भोजन किया, बाजे वाले, धोबी और आदि भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बूढ़ी काकी वही, मतलब उनका जो कोठरा था वहीं पर उनको पटक दिया, उनको कुछ भी नहीं पता था। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके हुए थे। निर्लजता मतलब बेशर्मी की, उन्होंने बेशर्मी की कि मेहमानों के बीच ही चले गए। उनके बूढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। कौन? अकेली लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। जब उनके माता पिता ने काकी को निर्दयता में घसीटते हुए तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह जुझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था कि बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही ऊँट बेटे की पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। कितने बज गए थे? अब पूरी रात मतलब 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में उसे सोने न देती। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने पिटारी उठाई, क्या मतलब आगे, और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। मूर्छित की मतलब मेरे दोस्तों अचेत। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? बुद्धिराम ने मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतना दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा, सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली
ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के साथ पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन पर थोड़ी पूड़ियों ने काकी की शुदा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। वे बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, चाहूंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचने गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चरखाटे भरती थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ नहीं सकी कि ये क्या बोल रही है, ये क्यों ऐसे कर रही है बूढ़ी काकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन शुदातुर हत्याज्ञान। शुदातुर मतलब वही है मेरे दोस्तों, शुदातुर मतलब भूख से व्याकुल। कौन सी भूख से व्याकुल? बूढ़ी काकी हत्याज्ञान। बूढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी, यानी कि खाने लगी। आगे देखते हैं, खाने लगी। फिर क्या हुआ मेरे दोस्तों? दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के उधर उधर ताकने लगी। मतलब कि पलंग होता है ना, उसको चारपाई कहते हैं। तो उधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़िया के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वह उसी समय हुई। एक ब्राह्मणी वो ब्राह्मण थे, दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, दूसरों की झूठी पत्तल से खाए। इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कर्ष कर्म कर रही। निष्कर्ष मतलब मेरे दोस्तों गिरा हुआ, नीच कर्म, एकदम नीच कर्म कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। आगे मेरे दोस्तों, आगे क्या है? रूपा को क्रोध न आया। ऐसा प्रतीत होता कि मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा गया, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक से सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा। क्या कहा? परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश मतलब सर्वनाश हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ? वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है। उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण दयावान भगवान मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत 1000 रुपए पाए उसके इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर देख सकते हैं चित्र अब आपके आया है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर हाथ में लिए बूढ़ी काकी की ओर चली। यहाँ पर देख सकते हैं
ये है यहाँ पर बूढ़ी काकी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है यहाँ पर बूढ़ी काकी जो पत्तले यहाँ पर चाट रही है, और इधर है लाडली, और ये है रूपा। कौन है फ्रेंड्स? ये है रूपा। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बहुत सुख प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध मतलब रूधे हुए गले से, बिल्कुल मतलब चुपचाप धीरे धीरे रूधे हुए गले से स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार एर तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए, क्या है फ्रेंड्स, उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निगम थी। और इस कहानी के फ्रेंड्स लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कहानी थी, कितनी अच्छी कहानी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, देखिए ये है यहाँ पर बूढ़ी काकी, तो देखिए पत्तलों से खाना लेकर चाट रही थी, और यहाँ पर रूपा जो खाना लेकर आई है थाली सजा को, और ये है यहाँ पर लाडली। कौन है यहाँ पर? ये लाडली। तो फ्रेंड्स चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं, बिल्कुल छोटे से हैं मेरे दोस्तों। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध, तरुण मतलब युवा, सब्जीबाग झूठे सपने, तृष्णा प्यास लालसा, आश्वासन तसल्ली देना, आर्तनाद दुख भरी चीख, अनुराग प्रेम, रक्षागार सुरक्षित स्थान, लोलुपता लालचीपन, प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत, क्षुधावर्धक यानी कि भूख बढ़ाने वाली, हुक उठना दर्द उठना, पीड़ा होना, उद्विग्न परेशान, कोठे मतलब कि कोठरी, विलंब यानी कि देरी, निर्लजता यानी कि बेशर्मी, करुणा यानी कि दया, मूर्छित यानी कि अचेत, क्षुधातुर यानी कि भूख से व्याकुल, निकृष्ट गिरा हुआ, नीच कर्म, सत्यानाश, सर्वनाश, कंठावरुद्ध यानी कि रूधे हुए गले से। तो फ्रेंड्स इसी के साथ पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, और बूढ़ी काकी जो चैप्टर है हमारा बहुत मुझे अच्छा लगा, सबसे अच्छा चैप्टर लगा मुझे। इसमें बूढ़ी काकी के बारे में हमें सारी चीज़ें बताया गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।